सभी को मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार। और हमने लास्ट क्लास में सीखा था पैनक्रियास के बारे में, उसके अलग अलग पार्ट्स, हेड, टेल, बॉडी, इसके बारे में हमने समझने की कोशिश की थी। और पैनक्रियास के जो एंडोक्राइन फंक्शन है, एक्सोक्राइन फंक्शन है, उनको हमने जो है समझा था कि क्या क्या उसके फंक्शन हो सकते हैं। आज हमारा जो विषय है वो है डायबिटीज। तो डायबिटीज भी दो तरह की होती है मुख्य रूप से, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज, है ना। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गुरु जी को मन ही मन नमन करते हुए हम जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। पैनक्रियास एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कार्यों को करने वाला एक आकर्षक अंग है। एंडोक्राइन ग्रंथि के रूप में यह इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन और अग्नाशयी यानी कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स का ये उत्पादन करता है, जो कि रक्त शर्करा यानी कि ब्लड ग्लूकोज के स्तर यानी कि उसको मात्रा को मैनेज करना, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म और पाचन को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए इंसुलिन कोशिकाओं में ग्लूकोज के अवशोषण को सुविधाजनक बनाकर रक्त के शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है, जबकि ग्लूकागोन शरीर में मौजूद संग्रहित यानी कि जो ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकागोन रहता है, तो संग्रहित ग्लूकोज को जारी करने के लिए यानी ब्लड में भेजने के लिए लीवर को एक्टिवेट करके रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इंसुलिन क्या है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो उस ग्लूकोज को जो है सेल के अंदर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिससे ब्लड का ग्लूकोज नॉर्मल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो ग्लूकागोन हार्मोन लीवर को एक्टिवेट करके जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, जिसे हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में जानते हैं, तो लीवर को ये मैसेज देता है कि जो स्टोर ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, उसको ग्लूकोज में बना के जो है ब्लड में डाल दिया जाए, जिससे कि ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा जो है मेंटेन रहे। ये तो हो गया एंडोक्राइन फंक्शन उसका। एक्सोक्राइन पक्ष पे अगर हम देखें तो अग्नाशय जो है, पैनक्रियास को हिंदी में अग्नाशय बोला जाता है, तो शायद बार बार ये शब्द आए तो आप जो है उसको पैनक्रियास से रिलेट कीजिए। तो अग्नाशय जो है भोजन से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को तोड़ने में मदद करने के लिए पाचन तंत्र में एंजाइमों को जो है सीक्रेट करता है, जिससे उनके अवशोषण में सहायता मिलती है। उचित पाचन के लिए एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीज जैसे अग्नाशयी एंजाइम आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ग्लूकोज को जो तोड़ने का काम करेगा या कार्बोहाइड्रेट को जो पचाने का काम करेगा वो एमाइलेज करता है। लाइपेज फैट्स को पचाने में काम करता है, और जो प्रोटीज में आते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जैसे जो एंजाइम है, ये प्रोटीन को पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अग्नाशय जो है पेट के पीछे स्थित होता है और इसका आकार लगभग मछली जैसा होता है, जिसमें सिर, शरीर और पूंछ होती है। अग्नाशय से जुड़ी समस्याएं जैसे पेनक्रियाटाइटिस, ट्यूमर जो है बिनाइन और मेलिग्नेंट, और किसी तरह की शिथिलता पाचन, चयापचय और समग्र स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। डायबिटीज मेलिटस जैसी स्थितियों में अग्नाशय के जो एंडोक्राइन फंक्शन है उनमें जो है कमी आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, जिसकी वजह से ये उत्पन्न होता है, और विशेष रूप से इंसुलिन का जो उत्पादन है या क्रिया से संबंधित जो है वह जो है कार्य प्रभावित होता है। ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये देखा कि अग्नाशय
ये कुछ मुख्य बिंदु हमने यहाँ पे देखे। अब हम देखेंगे कि क्योंकि हम यहाँ पर डायबिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस डायबिटीज पर ही रहेगा। तो इंसुलिन बनाने वाली सेल को हम कहते हैं बीटा सेल्स। ऐसे उसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 तरह की सेल होती हैं जो कि अलग-अलग हार्मोन्स बनाती हैं। उनमें से जो बीटा सेल है एक विशिष्ट प्रकार की सेल होती हैं जो कि पैनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, वहां पर कुछ हिस्से हैं जिनको आइलेट्स कहा जाता है, जहां पर सेल के कुछ गुच्छे हैं जो कि बीटा सेल के बने हुए हैं, जहां पर बीटा सेल ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो जो अग्नाशय के या पैनक्रियाज के आइलेट्स में पाई जाती हैं, जो पूरे अग्नाशय में फैली हुई है और हार्मोन उत्पादक कोशिकाओं के समूह हैं। ये कोशिकाएं इंसुलिन के उत्पादन और सीक्रेशन के माध्यम से जो है सामान्य रक्त शर्करा को यानी सामान्य ब्लड ग्लूकोज को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। एक हार्मोन जो ग्लूकोज चयापचय को विनियमित करने में मदद करता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हार्मोन रहते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं और जो एंजाइम है वो डक्ट के थ्रू हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जहां पर पैनक्रियाटिक जो एंजाइम है वो हमारे आते हैं डियोडिनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। और जो हार्मोन्स हैं वह डायरेक्ट जो ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से वहां पर जो है सीधे ब्लड में भेज दिए जाते हैं। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। जब रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, तो जैसे कि भोजन के बाद, जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन के बाद हम कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेते हैं, जैसे रोटी है, चावल है, ये सब हम जैसे ही खाएंगे तो भोजन के बाद जो है ब्लड में रक्त की मात्रा बढ़ जाएगी। तो बीटा कोशिकाएं रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड के अंदर जो है इंसुलिन डालना शुरू कर देती है। इंसुलिन तब शरीर में कोशिकाओं, विशेष रूप से मांसपेशियों, वसा और लीवर सेल्स को रक्त से ग्लूकोज लेने के लिए संकेत देता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि कोशिकाओं को ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति होती रहे। जैसे ही ब्लड में रक्त में जो है ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंसुलिन निकलेगा और इंसुलिन क्या करेगा, उस ग्लूकोज को मांसपेशियों में भेज देगा और अलग अलग सेल के अंदर भेज देगा। और अगर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज हुआ तो लीवर को ये मैसेज देगा कि भाई जो ज्यादा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लिया जाता है, या उसको फैट के रूप में भी कन्वर्ट करके शरीर में अलग अलग हिस्सों में एडिपोज टिश्यूज के रूप में जमा कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो हुआ बीटा सेल्स की फंक्शन। अब हम समझेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज जैसी स्थितियों में जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा मीन्स इम्यून सिस्टम, तो प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से बीटा कोशिकाओं पर हमला करती है। बीटा कोशिकाएं कौन सी हैं? जो कि इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज जैसी स्थिति में प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से बीटा कोशिकाओं पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बीच में इशू आ जाता है।
तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वह हमारी ही शरीर की जो कोशिकाएं हैं उन पे हमला कर देता है, जिससे कि जो है बीटा सेल्स खत्म हो जाती हैं, जिससे कि इंसुलिन के उत्पादन में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप उच्च रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके विपरीत टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन के प्रभावों के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है और बीटा कोशिकाएं भी धीरे धीरे पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने की क्षमता हो सकती हैं, जिससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। तो बीटा कोशिकाओं के स्वास्थ्य और कार्य को बनाए रखना समग्र होमियोस्टेसिस मेटाबॉलिज्म स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और बीटा सेल फंक्शन को संरक्षित या पुनर्स्थापित करने पर यह एक शोध मधुमेह अनुसंधान में अध्ययन का एक प्रमुख क्षेत्र है। तो इस पे अभी और भी कई तरह की रिसर्च चल रही हैं। तो यहाँ पर हमने देखा टाइप 1 डायबिटीज में क्या हो रहा है कि हमारे शरीर की जो इम्यून सेल्स है वो हमारे शरीर की बीटा सेल को खत्म कर देती है, जिसमें बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनता है। और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो बनता है पर शरीर उसके प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बीटा कोशिकाएं धीरे धीरे पर्याप्त इंसुलिन उत्पादन करने की जो क्षमता है वो खो देती है। थोड़ा बहुत इंसुलिन निकलता है जिससे कि वो मैनेज होता है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं कि भाई जो है दवाइयाँ देते हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन निकलता रहे। और टाइप 1 में क्या करते हैं कि टाइप 1 में इंसुलिन इंसुलिन जो है शुरू हो जाता है पेशेंट को, तो वो डेली इंसुलिन लेना पड़ता है। वो उनकी ब्लड शुगर की मात्रा पर निर्भर करता है कि कितना इंसुलिन लेना है। और टाइप 2 मधुमेह में कुछ मात्रा में इंसुलिन निकलता है, तो जिससे उसके लिए जो है दवाइयों से कंट्रोल किया जाता है। अब हम समझेंगे कि इंसुलिन क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इंसुलिन को समझने की कोशिश करेंगे। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि ये प्रोटीन के डाइजेशन के बाद ही बनेगा। तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। यह शरीर में ग्लूकोज चयापचय को विनियमित करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। मुख्य रूप से ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में ये अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो वे ग्लूकोज में टूट जाते हैं, जो कि रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। और रक्त शर्करा में इस वृद्धि के जवाब में अग्नाशय जो है रक्त प्रवाह में इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन पूरे शरीर की कोशिकाओं, विशेष रूप से मांसपेशियों, वसा और यकृत कोशिकाओं पर उनकी सतह पर विशिष्ट रिसेप्टर से जुड़कर कार्य करता है। एक बार बाध्य होने पर इंसुलिन इन कोशिकाओं को रक्त प्रवाह से ग्लूकोज लेने के लिए संकेत देता है। मांसपेशियों और वसा कोशिकाओं में इस ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जा सकता है या बाद में उपयोग के लिए ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। यकृत में यानी कि लीवर में इंसुलिन ग्लूकोज के उत्पादन को रोकता है, ग्लाइकोजन के रूप में इसके भंडारण को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन और भंडारण यानी स्टोरेज को बढ़ावा देकर इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है, जिससे उन्हें एक संकीर्ण स्वस्थ सीमा में रखा जा सकता है। भोजन के बाद यह प्रक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है जब रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में तेजी से ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है। उस ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए पेनक्रियाज इंसुलिन नाम का हार्मोन छोड़ता है ब्लड में। और ये इंसुलिन हार्मोन हमारी मसल्स, फैट सेल्स, जो एडिपोज टिश्यूज हैं उनमें और लीवर, इनको इनके अंदर एक विशेष तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, तो जो इंसुलिन के माध्यम से वो एक्टिव होते हैं और उस ब्लड के शर्करा को, ब्लड ग्लूकोज को अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ब्लड ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज के एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है, किसी को जो है भंडारण के लिए यानी कि भविष्य के लिए स्टोर करके रख लिया जाता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये अक्सर लीवर के अंदर ये प्रक्रिया होती है ग्लाइकोजन के रूप में रखने के लिए। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में अपनी भूमिका के अलावा इंसुलिन का शरीर पर अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव भी होता है, जिसमें
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोशिकाओं द्वारा अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देना और संग्रहित वसा के टूटने को रोकना, जिसे लिपोलिसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको रोकने का काम भी ये करता है। तो इंसुलिन का एक महत्वपूर्ण काम क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोशिकाओं द्वारा अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाना और जो स्टोरेज फैट है उसके टूटने को रोकने का भी काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध से कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज ग्रहण करने में दिक्कत हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिसे डायबिटीज मेलिटस के रूप में जाना जाता है। टाइप 1 मधुमेह में अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं के विनाश के कारण इंसुलिन उत्पादन में कमी होती है, जबकि टाइप 2 मधुमेह में इंसुलिन प्रतिरोध, है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी उसको कहा जाता है इंग्लिश में, तो इंसुलिन प्रतिरोध शामिल होता है, जहां पर कोशिकाएं इंसुलिन के प्रभाव के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाती है। दवाओं, जीवन शैली में बदलाव और कभी-कभी इंसुलिन थेरेपी के माध्यम से रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करना मधुमेह वाले व्यक्तियों के लिए जटिलताओं को रोकने और समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको जो भी मैं बता रहा हूँ वह सही तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रक्त ग्लूकोज यानी ब्लड ग्लूकोज, जिसे रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है, रक्त प्रवाह में मौजूद ग्लूकोज एक प्रकार की चीनी की सांद्रता को संदर्भित करता है। ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और रक्त ग्लूकोज के स्तर को एक मैनेजेबल सीमा या एक संकीर्ण सीमा के भीतर बनाए रखना एक समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। खाने के बाद विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे रोटी, चावल, मैदा, ये सब चीजें, पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है, जो कि जो ग्लूकोज है फिर वह जो है रक्त में प्रवेश करता है। इस प्रतिक्रिया में अग्नाशय जो है इंसुलिन जारी करता है और एक हार्मोन जो पूरे शरीर में कोशिकाओं को ऊर्जा या फिर भंडारण के लिए रक्त प्रवाह से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे उन्हें स्वस्थ सीमा में रखा जाता है। ठीक है, भोजन के बीच या उपवास, जब हम फास्ट करते हैं, उपवास की अवधि के दौरान शरीर रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए लीवर में जो स्टोर्ड ग्लूकोज को छोड़ता है। लीवर क्या करता है? स्टोर्ड ग्लूकोज को छोड़ता है। इसके अतिरिक्त ग्लूकागोन, कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन संग्रहित ग्लूकोज को यानी स्टोर्ड ग्लूकोज को जारी करने के लिए लीवर को उत्तेजित करते हैं, जिससे कि रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ग्लूकागोन है, कॉर्टिसोल है, एपिनेफ्रिन जैसे ये हार्मोन भी जो है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए लीवर को एक्टिवेट करते हैं, उसको उत्तेजित करके फिर लीवर जो है ग्लूकोज छोड़ देता है। सामान्य रक्त शर्करा का स्तर आमतौर पर भोजन से पहले 70 और 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होता है और भोजन के बाद 180 मिलीग्राम mg पर dl से कम होता है। हालांकि ये मान उम्र, व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति और माप के समय जैसे अलग-अलग कारकों के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य सीमा के भीतर बनाए रखना समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। लगातार उच्च रक्त शर्करा का स्तर हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज मेलिटिस, हृदय रोग, किडनी डिसीज
न्यूरोपैथी और आंखों की समस्याओं जैसी जटिलताओं को जन्म दे सकता है। अगर हाई ग्लूकोज रहे ब्लड में तो उससे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, न्यूरोपैथी है, यानी कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसको नुकसान पहुंच सकता है, और आंखों की समस्याएं जैसे रेटिनोपैथी वगैरह ऐसी जटिलताओं को जन्म देता है। और इसके विपरीत अगर लगातार कम रक्त शर्करा का स्तर, यानी कि लगातार ब्लड में ग्लूकोज का स्तर कम रहे तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया, कपकपी, चक्कर आना, भ्रम और गंभीर मामलों में जो है चेतना की हानि जैसे कि लाइफ थ्रेटनिंग जैसी प्रॉब्लम जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर हमने हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण भी हमने देखे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके साथ साझा करेंगे। तो मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या 1980 में 108 मिलियन से बढ़कर 2014 में 422 मिलियन हो गई। उच्च आय वाले देशों की तुलना में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में इसका प्रचलन अधिक तेजी से बढ़ रहा है। मधुमेह अंधापन, गुर्दे की विफलता, दिल के दौरे, स्ट्रोक और शरीर के निचले हिस्सों में कमजोरी का एक मुख्य कारण बनता है। 2009 और 2019 के बीच उम्र के हिसाब से मधुमेह से मृत्यु दर में 3% की वृद्धि हुई है। 2019 में मधुमेह और मधुमेह के कारण गुर्दे की बीमारी के कारण अनुमानित 2 मिलियन मौतें हुई। स्वस्थ आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, शरीर का सामान्य वजन बनाए रखना और तंबाकू के सेवन से बचना टाइप 2 मधुमेह की शुरुआत को रोकने या उसको विलंबित करने के ये तरीके। मधुमेह का इलाज किया जा सकता है और इसके परिणामों को आहार, शारीरिक गतिविधि, दवा और जटिलताओं के लिए नियमित जांच और उपचार से टाला या विलंबित किया जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़ा और अवलोकन करेंगे इसको। मधुमेह एक दीर्घकालिक बीमारी है। यह एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो लंबे समय में डेवलप होती है। तो मधुमेह एक दीर्घकालिक बीमारी है जो या तो तब होती है जब अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, या फिर जब शरीर अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। हाइपरग्लाइसीमिया, जिसे बढ़ा हुआ रक्त ग्लूकोज या बढ़ा हुआ रक्त शर्करा भी कहा जाता है, अनियंत्रित मधुमेह का एक सामान्य प्रभाव है और समय के साथ शरीर की कई प्रणालियों, विशेष रूप से नसों और रक्त वाहिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। 2014 में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 8.5% वयस्कों को मधुमेह था। 2019 में 1.5 मिलियन मौतों का प्रत्यक्ष कारण मधुमेह था और मधुमेह के कारण होने वाली सभी मौतों में से 48% मौतें 70 वर्ष की आयु से पहले हुई। अन्य 4,60,000 किडनी रोग से होने वाली मौतें मधुमेह के कारण हुई और बढ़ा हुआ रक्त शर्करा लगभग 20% हृदय संबंधी मौतों का कारण बनता है। 2000 और 2019 के बीच मधुमेह से आयु मानकीकृत मृत्यु दर में 3% की वृद्धि हुई थी और निम्न मध्यम आय वाले देशों में मधुमेह के कारण मृत्यु दर 13% बढ़ गई। इसके विपरीत 30 से 70 वर्ष की आयु के बीच 4 मुख्य गैर संचारी रोगों जैसे हृदय रोग, कैंसर, पुरानी श्वास रोग या मधुमेह में से किसी एक से मरने की संभावना 2000 और 2019 के बीच वैश्विक स्तर पर 22% कम हो गई। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम देखते हैं डायबिटीज के लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि किसी को डायबिटीज। तो डायबिटीज मेलिटस, जिसे आमतौर पर मधुमेह कहा जाता है, एक दीर्घकालिक चयापचय संबंधी
विकार है जो या तो अपर्याप्त इंसुलिन उत्पादन या इंसुलिन कार्रवाई के प्रतिरोध या दोनों के कारण ऊंचे रक्त शर्करा स्तर हाइपरग्लाइसीमिया की विशेषता है। मधुमेह के लक्षण स्थिति के प्रकार और गंभीरता के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यहाँ मधुमेह से जुड़े सामान्य लक्षण दिए गए हैं जो कि हम आगे देखेंगे। पहला है बार बार पेशाब आना, जिसे बोलते हैं बहुमूत्र। रक्त प्रवाह में अतिरिक्त ग्लूकोज से यूरिन का उत्पादन बढ़ जाता है क्योंकि गुर्दे अतिरिक्त शर्करा को फिल्टर करने और बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है, खासकर रात में। ठीक, एक लक्षण हुआ कि बार बार पेशाब आना अक्सर रात में। दूसरा है बढ़ी हुई प्यास, प्यास ज्यादा लगना। चूंकि हम आप देख रहे हैं जिसे पॉलीडिप्सिया कहा जाता है, तो जगह ज्यादा पेशाब आएगा तो शरीर में जो है डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है प्यास बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर खोए हुए जो हमारे लिक्विड को फिर से भरने की कोशिश करता है, जो कि हम पानी पीने से उसको पूरा करते हैं। तो ज्यादा यूरिन जाएंगे तो ज्यादा प्यास लगेगी। तो दूसरा लक्षण हुआ बढ़ी हुई प्यास। तीसरा है बढ़ी हुई भूख। उच्च जिसको पॉलीफेजिया कहते हैं, उच्च रक्त शर्करा के स्तर के बावजूद कोशिकाएं इंसुलिन प्रतिरोध या कमी के कारण ग्लूकोज से वंचित हो सकती हैं, जिससे भूख और भोजन का सेवन बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जाएगा ही नहीं तो कमजोरी लगेगी, कमजोरी लगेगी तो शरीर में खाने की इच्छा पैदा होगी। ठीक है, क्योंकि जो ग्लूकोज सेल के अंदर जाना चाहिए वो ब्लड में ही पड़ा हुआ है, जिस वजह से जो है आदमी को भूख ज्यादा लगेगी और भोजन का सेवन उसका बढ़ जाएगा। ठीक, ये तीसरा लक्षण हुआ। चौथा लक्षण है अस्पष्ट रूप से वजन कम होना, अचानक से किसी का वजन कम हो जाता है। तो टाइप 1 मधुमेह में शरीर में अपर्याप्त इंसुलिन के कारण ऊर्जा के लिए मांसपेशियों और वसा ऊतकों को तोड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन के सेवन में वृद्धि के साथ भी, जबकि खाने में भूख ज्यादा लग रही है, फिर भी जो है बिना कारण ही वजन कम हो जाता है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ग्लूकोज जो है ब्लड में ही पड़ा है और सेल को ऊर्जा की जरूरत है, तो फिर वो क्या करेंगी, मांसपेशियों को और जो फैट टिश्यू है उनको तोड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि भाई एनर्जी तो चाहिए। अब चाहे मांसपेशियों से लो या फिर जो हमारे एडिपोज टिश्यूज में जो फैट जमा है उसको तोड़ के लिया जाए। तो ऐसे व्यक्ति का भूख तो लगेगी लेकिन साथ में उसका वजन भी कम होगा, क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा है। इंसुलिन नहीं बनेगा तो सेल के अंदर वो जाएगा नहीं ग्लूकोज, इस वजह से। तो ये टाइप 1 मधुमेह में हो गया, वजन कम होना। और टाइप 2 मधुमेह में इंसुलिन प्रतिरोध और कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थता के कारण वजन कम हो सकता है। ये भी एक विषय है कि जो है टाइप 2 मधुमेह में क्या है, इंसुलिन के प्रति जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और हमारी शरीर की सेल ग्लूकोज का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाती है, जिससे टाइप 2 में भी जो है वजन कम हो सकता है। पर ये जरूरी नहीं है कि सभी को वजन कम होगा, किसी का वजन बढ़ भी सकता है या बढ़े हुए वजन के कारण भी डायबिटीज हो सकती है, ये भी है। ठीक है, पांचवा जो लक्षण है थकान। कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पादन के लिए पर्याप्त ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, जिससे थकान और कमजोरी होती है, खासकर अगर शरीर ग्लूकोज का कुशलता पूर्वक उपयोग करने में असमर्थ हो। ठीक है, नेक्स्ट है छठवा है धुंधली दृष्टि। तो उच्च रक्त शर्करा के स्तर के कारण आंखों के लेंस से तरल पदार्थ खिंच सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप धुंधली दृष्टि हो सकती है। मधुमेह आंखों में रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाकर स्थायी दृष्टि हानि का कारण भी बन सकता है। सातवां है घाव का धीरे धीरे भरना। तो मधुमेह खराब परिसंचरण यानी बैड ब्लड सर्कुलेशन और कमजोर प्रतिरक्षा कार्य के कारण इसमें इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। तो वीक इम्यूनिटी कार्य के कारण शरीर की घाव को भरने और संक्रमण से लड़ने की क्षमता को खराब कर सकता है। आठवां है बार बार संक्रमण होना। तो उच्च रक्त शर्करा का स्तर प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, जिससे मधुमेह वाले व्यक्ति में
संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे विशेष रूप से त्वचा, मसूड़ों, यूरिनरी ट्रैक्ट और जननांग क्षेत्रों में जो है इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। नौवां लक्षण है झुनझुनी या शून्यता। तो लंबे समय तक उच्च रक्त शर्करा का स्तर नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे झुनझुनी, शून्यता या दर्द हो सकता है, खासकर हाथों और पैरों में, जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। तो मधुमेह से पीड़ित कई लोगों के पैरों में न्यूरोपैथी और लीक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, खराब रक्त प्रवाह के कारण समस्याएं विकसित हो जाती हैं। इससे पैर में अल्सर हो सकता है और पैर काटना भी पड़ सकता है, या फिर गैंग्रीन हो जाता है ना? इसमें पैर जो है खराब होने लगता है और आखिर में उसको काटना पड़ता है। आवर्ती त्वचा संक्रमण 10वां जो है, तो ये स्किन इन्फेक्शन हो सकता है इसमें। तो मधुमेह से त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या ईचिंग हो सकती है, खासकर शरीर के गर्म और नम क्षेत्रों में। 11वां जो लक्षण है, समय के साथ मधुमेह हृदय, आंखों, गुर्दों और नर्व में तंत्रिकाओं में रक्त प्रवाह को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मधुमेह से पीड़ित लोगों में दिल का दौरा, स्ट्रोक, पैरालिसिस और गुर्दे की यानी कि क्रॉनिक किडनी डिसीज जैसी समस्याओं का खतरा ऐसे मधुमेह के पेशेंट में ज्यादा होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लक्षण धीरे-धीरे विकसित हो सकते हैं और कुछ व्यक्तियों को ध्यान देने योग्य लक्षण अनुभव नहीं हो सकते। खासकर टाइप 2 मधुमेह के शुरुआती लक्षणों में मधुमेह और इसकी जटिलताओं का शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन के लिए नियमित चिकित्सा जांच और स्क्रीनिंग परीक्षण आवश्यक है। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं और खासकर यदि वे समय के साथ बने रहते हैं या खराब हो जाते हैं, तो मूल्यांकन और उचित प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य देखभाल और प्रोफेशनल डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक हमने डायबिटीज के लक्षण समझ लिए, डायबिटीज क्या है, पेनक्रियाज, इंसुलिन, वो सारी चीजें। अब हम देखेंगे डायबिटीज के कारण क्या-क्या हो सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा 1 मिनट रुकेंगे, फिर हम आगे। चलिए, अभी हम डायबिटीज के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम देखते हैं टाइप 1 मधुमेह। तो इसमें हमने देखा इसका मुख्य कारण तो जो है कि किसी भी कारण से बीटा सेल्स का खत्म हो जाना। इसमें एक सबसे बड़ा कारण होता है कि टाइप 1 बीटा कोशिकाओं का
स्वप्रतिरक्षी विनाश, यानी कि हमारी शरीर की सेल के द्वारा ही बीटा कोशिकाओं का विनाश हो जाना, जो हमारी इम्यून सेल्स है, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं उसको। तो टाइप 1 डायबिटीज मुख्य रूप से एक स्वप्रतिरक्षी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम गलती से अग्नाशय में इंसुलिन पैदा करने वाली बीटा कोशिकाओं पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है। इस ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन आनुवंशिक प्रवृत्ति और पर्यावरणीय कारक जैसे वायरल संक्रमण इसमें भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, ये टाइप 1 डायबिटीज का एक मुख्य कारण हुआ। टाइप 2 डायबिटीज है ना। तो टाइप 2 डायबिटीज का जो कारण है, यह इस बात को प्रभावित करता है कि आपका शरीर ऊर्जा के लिए चीनी यानी ग्लूकोज का उपयोग कैसे करता है। यह शरीर को इंसुलिन का ठीक से उपयोग करने से रोकता है, जिसका इलाज ना करने पर रक्त शर्करा का स्तर उच्च हो सकता है। तो इसमें मुख्य है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो टाइप 2 मधुमेह की विशेषता इंसुलिन प्रतिरोध है, जहां पर शरीर में कोशिकाएं इंसुलिन के प्रभावों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाती है। परिणाम स्वरूप अग्नाशय रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए अधिक इंसुलिन का उत्पादन करके क्षतिपूर्ति करने का प्रयास कर सकता है। हालांकि समय के साथ अग्नाशय इंसुलिन उत्पादन की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज में जो हमारा इंसुलिन है, जिसका जो प्रभाव है, उसके प्रभाव से क्या है, ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाना चाहिए, पर हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन के प्रभावों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाती है। यानी कि इंसुलिन की वजह से क्या है, ग्लूकोज सेल के अंदर जाना चाहिए, पर हमारी सेल उस ग्लूकोज को अंदर नहीं ले पाती है, क्योंकि वह इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस उनके अंदर पैदा हो जाता है, वो पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, पैनक्रियास ज्यादा इंसुलिन बनाएगा क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज पड़ा हुआ है। लेकिन जितना बनाएगा उसकी क्षमता से जब अधिक काम करने लगेगा तो धीरे धीरे उसकी क्षमता कम होने लगती है पैनक्रियास की, जिससे इंसुलिन जो है फिर कम हो जाता है और ब्लड में जो है ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज का जो एक मुख्य कारण हो गया इंसुलिन प्रतिरोध यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरा कारण हो गया आनुवांशिक कारण। तो फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को जेनेटिकली टाइप 2 डायबिटीज है तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर जो है कुछ जेनेटिकली वेरिएंट इंसुलिन प्रतिरोध और बिगड़ा हुआ ग्लूकोज चयापचय के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। तो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है या टाइप 1 डायबिटीज जो भी है, तो उसकी वजह से भी आपको आ सकता है। जैसे आपके दादाजी को डायबिटीज है या फैमिली में किसी और के, तो आपके अंदर भी उसके होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो गया जेनेटिक। तो एक दूसरा, पहला कारण बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस, दूसरा बताया जेनेटिक कारण, तीसरा है जीवन शैली। तो लाइफस्टाइल फैक्टर में जैसे कि इनएक्टिव लाइफस्टाइल यानी कि एक जगह कुर्सी पर बैठे रहना या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, मोटापा और गलत खान पान, है ना, ऐसे खाना खाना जिनमें कि ज्यादा चीनी है, उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन, अत्यधिक सेवन करना, है ना, शारीरिक गतिविधि में कमी जो है टाइप 2 डायबिटीज के प्रमुख जोखिम कारण है। ये जीवन शैली कारक वजन बढ़ाने, इंसुलिन प्रतिरोध और चयापचय संबंधी शिथिलता में योगदान कर सकते हैं। इसलिए डायबिटीज को जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। और समय के साथ टाइप 2 डायबिटीज जो है शरीर विशेष रूप से नसों और रक्त वाहिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। टाइप 2 मधुमेह को अक्सर रोका जा सकता है। टाइप 2 मधुमेह के विकास में योगदान देने वाले कारकों में जैसे अधिक वजन होना, पर्याप्त व्यायाम ना करना और जेनेटिक, ये शामिल है। टाइप 2 मधुमेह के सबसे बुरे प्रभावों को रोकने के लिए शीघ्र निदान महत्वपूर्ण है। मधुमेह का शीघ्र पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से नियमित जांच और ब्लड परीक्षण, रक्त का परीक्षण कराना आवश्यक है। टाइप 2 मधुमेह के लक्षण हल्के हो सकते हैं, उन पर ध्यान देने में कई साल लग सकते हैं।
लक्षण टाइप 1 मधुमेह के समान हो सकते हैं, लेकिन अक्सर कम चिन्हित होते हैं। परिणाम स्वरूप बीमारी का निदान शुरुआत के कई वर्षों बाद किया जा सकता है, जब जटिलताएं पहले ही उत्पन्न हो चुकी हो। मधुमेह से पीड़ित 95% से अधिक लोगों को टाइप 2 मधुमेह है, और टाइप 2 मधुमेह को पहले गैर इंसुलिन निर्भर या वयस्क शुरुआत कहा जाता था। कुछ समय पहले तक इस प्रकार का डायबिटीज केवल वयस्कों में ही देखा जाता था, लेकिन अब यह बच्चों में भी तेजी से होने लगा है। तो एक हो गया टाइप 1, एक हो गया टाइप 2। एक और तरह का होता है जिसको बोलते हैं गर्भावस्थाजन्य मधुमेह। इसको गेस्टेशनल डायबिटीज भी कहा जाता है, यानी कि जो गर्भावस्था के दौरान कई महिलाओं को आ जाती है। गर्भावधि मधुमेह हाइपर ग्लाइकेमिया है, जिसमें रक्त शर्करा का मान सामान्य से अधिक लेकिन मधुमेह के निदान से कम होता है। इससे गर्भकालीन मधुमेह या गर्भावस्था के दौरान होता है। ये गर्भावस्था के दौरान होने का जो कारण है, इसके क्या कारण हो सकते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। तो पहला है कि गर्भावस्था के दौरान हार्मोन्स में परिवर्तन होता है। मधुमेह तब होता है जब हार्मोनल परिवर्तन और मेटाबॉलिज्म संबंधी मांगे इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बनती है। विशेष रूप से मोटापे जैसे जोखिम वाले कारकों या मधुमेह के पारिवारिक इतिहास वाली महिलाओं में, पारिवारिक इतिहास मीन्स फैमिली हिस्ट्री में किसी को अगर रहा है, तो ऐसी महिलाओं में प्लेसेंटा हार्मोन का उत्पादन करता है जो इंसुलिन क्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। दूसरा कारण है जेनेटिक और लाइफस्टाइल कॉजेस। तो टाइप 2 मधुमेह के समान आनुवंशिक प्रवृत्ति और जीवन शैली कारक जैसे मोटापा, अस्वास्थ्यकर खान पान की आदतें गर्भकालीन मधुमेह के खतरे को बढ़ा सकती हैं। गर्भकालीन मधुमेह से पीड़ित महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के दौरान जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। इन महिलाओं और संभवतः उनके बच्चों को भी भविष्य में टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए प्रॉपर जांच होती है, तो उसके थ्रू जो है ये जो भी डॉक्टर रहते हैं डायबिटीज स्पेशलिस्ट, वह गर्भवती महिलाओं के लिए जांच करते हैं, जिससे ये पता चलता है। तो इसमें जो है impaired glucose tolerance and impaired fasting glycemia are intermediate condition in the transition between normality and diabetes. People with IGT or IFG are at high risk of progressing to type 2 diabetes, although this is not inevitable. Okay. तो ऐसे लोग जिनमें IGT या IFG वाले लोगों को टाइप 2 मधुमेह होने का खतरा अधिक होता है। हालांकि यह अपरिहार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है। प्री डायबिटीज किसे कहते हैं? तो प्री डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों में, लोगों में रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से अधिक होता है, लेकिन इतना अधिक नहीं होता कि टाइप 2 मधुमेह का निदान किया जा सके। यदि आपको प्री डायबिटीज है तो आपको भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा अधिक है। सामान्य ग्लूकोज स्तर वाले लोगों की तुलना में आपको हृदय रोग का खतरा भी अधिक होता है। मधुमेह के अन्य प्रकार कुछ और भी हैं, वो भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। काफी सारे डिटेल से आपको ये समझने का मौका मिल रहा है डायबिटीज को। तो मधुमेह के अन्य प्रकार, मधुमेह का एक कम सामान्य प्रकार जिसे मोनोजेनिक मधुमेह कहा जाता है, एक जीन्स में परिवर्तन के कारण होता है, एक जीन में परिवर्तन के कारण होता है। तो मधुमेह में अग्नाशय को हटाने के लिए सर्जरी कराने से या सिस्टिक फाइब्रोसिस NIH, बाहरी लिंक या पेनिक्रियाटाइटिस जैसी स्थितियों के कारण अग्नाशय को नुकसान होने से भी हो सकता है। इसे मोनोजेनिक डायबिटीज भी कहते हैं, जिसमें पेनक्रियाज को हटाने के कारण हो सकता है या पेनक्रियाटाइटिस की वजह से ये डेवलप हो जाता है।
इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है ये? इसको हम थोड़ा-सा डिटेल में समझ लेते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला वर्ड है ये, तो इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रभावों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त प्रवाह से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बाधित हो जाता है, जिसमें कि क्या है, हमारी जो सेल है वो ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पादित एक हार्मोन ऊर्जा उत्पादन या भंडारण के लिए कोशिकाओं में ग्लूकोज के अवशोषण को सुविधाजनक बनाकर रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं, तो उन्हें पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए उच्च स्तर के इंसुलिन की आवश्यकता होती है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर ऊंचा हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। अब इंसुलिन प्रतिरोध के कई कारक हो सकते हैं जो इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। पहला है मोटापा। तो अतिरिक्त वसा, विशेष रूप से पेट की चर्बी, इंसुलिन प्रतिरोध से दृढ़ता से जुड़ी होती है। फैट टिश्यू सूजन वाले पदार्थ और हार्मोन छोड़ता है जो इंसुलिन की क्रिया में बाधा डालते हैं। ठीक है, पहला कारण हो गया मोटापा। वो भी क्यों? क्योंकि ये जो फैट टिश्यूज होते हैं, ये इन्फ्लामेटरी केमिकल और हार्मोन्स को छोड़ता है जो कि इंसुलिन की क्रिया में बाधा डालता है। ठीक है, दूसरा है गतिहीन जीवन शैली। शारीरिक गतिविधि और व्यायाम की कमी से ग्लूकोज का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की शरीर की क्षमता कम हो जाती है, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध में योगदान होता है। अगर आप एक ही जगह बैठे रहते हैं, कोई शारीरिक क्रिया नहीं करते हैं, तो आपके ग्लूकोज का प्रॉपर उपयोग नहीं हो पाता, जिससे ग्लूकोज जो है ब्लड में ही बढ़ा रहता है। तो ये भी जो है इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाने में योगदान देता है। तीसरा है अस्वास्थ्यकर आहार। तो जैसे सैचुरेटेड फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ऐसी चीज़ों से भरपूर आहार, ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, शर्करा और सैचुरेटेड फैट्स वगैरह होते हैं, है ना? मतलब अत्यधिक तली भुनी हुई चीज़ें खाना, ज़्यादा मीठा खाना इत्यादि जो है, ऐसे आहार जो है इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ावा देते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देते हैं। फिर ऐसे पेय पदार्थ होते हैं, ऐसे ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जिनमें कि ग्लूकोज और उनमें कई तरह के ऐसे इन चीज़ों को क्या बोलते हैं इसके लिए, हाँ, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल उनमें स्वाद बढ़ाने के लिए केमिकल डाले जाते हैं। तो शर्करा युक्त पेय पदार्थों और आर्टिफिशियल खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन भी वजन बढ़ाने और चयापचय संबंधी शिथिलता में योगदान कर सकता है। चौथा है आनुवांशिकी, जो ये भी एक कारण है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। तो पारिवारिक इतिहास और आनुवांशिक प्रवृत्ति किसी व्यक्ति में इंसुलिन प्रतिरोध विकसित होने के जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ आनुवांशिक वेरिएंट इंसुलिन सिग्नलिंग मार्ग और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकते हैं। पांचवा जो कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस और कुशिंग सिंड्रोम जैसे हार्मोनल स्थितियां इंसुलिन संवेदनशीलता को बाधित कर सकती हैं और इंसुलिन प्रतिरोध में योगदान देती हैं। छठवा है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो मोटापे, तनाव और खराब आहार जैसे कारकों से उत्पन्न शरीर में सूजन इंसुलिन सिग्नलिंग मार्ग को खराब कर सकती है और इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ावा दे सकती है। इंसुलिन प्रतिरोध टाइप 2 मधुमेह की एक प्रमुख विशेषता है, जहां अग्नाशय शुरू में प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए बढ़ी हुई मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन करता है। हालांकि समय के साथ अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन उत्पादन को बनाए रखने में विफल हो सकता है, जिससे लगातार हाइपरग्लाइसीमिया और
मधुमेह का विकास हो सकता है। इंसुलिन प्रतिरोध विभिन्न चयापचय विकारों से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई बीपी, डिसलिपिडीमिया, असामान्य लिपिड का स्तर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर आदि शामिल है। इससे हृदय रोग और अन्य जटिलताओं का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। इंसुलिन प्रतिरोध के प्रबंधन में आमतौर पर जीवन शैली में बदलाव शामिल होते हैं, जैसे नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, वेट मैनेजमेंट और कुछ मामलों में इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार के लिए दवा। तो टाइप 2 मधुमेह की प्रगति को रोकने और संबंधित जटिलताओं के जोखिम को कम करने के लिए शीघ्र पता लगाना और फिर उसको ट्रीटमेंट देना जरूरी है। रोकथाम, हम डायबिटीज की रोकथाम को कैसे रोक सकते हैं? डायबिटीज टाइप 2, क्योंकि टाइप 1 में तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा, तो उसके लिए इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम बात करेंगे टाइप 2 मधुमेह को रोकने के लिए हम या उसको विलंबित करना है या उसको लंबे समय तक कैसे हम ठीक रख सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से सबसे बेहतरीन अच्छे तरीके हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो पहला है कि स्वस्थ शरीर के वजन तक पहुंचे, एक हेल्दी वेट को मैनेजमेंट करें, आपके शरीर का नॉर्मल जो वजन होना चाहिए उस वजन को मेंटेन करके रखें। दूसरा है प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट के लिए मध्यम व्यायाम के साथ जो है शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। डेली थोड़ा व्यायाम करें, कम से कम 30 मिनट, और फिजिकल एक्टिविटी करें। स्वस्थ आहार लें, चीनी और जो है फैट से बने हुई चीजों को से सेवन से बचें, ठीक है। तंबाकू का सेवन ना करें, ये सारी चीजें। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप जो है बच सकते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। निदान एवं उपचार, तो टाइप 1 मधुमेह के लोगों के लिए तो जीवित रहने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। टाइप 2 डायबिटीज के लिए डॉक्टर जो है कुछ दवाएं प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है, ऐसी कुछ दवाइयां हैं, या सोडियम ग्लूकोज शायद ट्रांसपोर्टर टाइप 2 डायबिटीज जैसी कुछ दवाइयां होती हैं, उनका प्रयोग करते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाइयां देनी पड़ेंगी। ये हमारे फिलहाल उतना काम का नहीं है, क्योंकि हम तो बिना दवाई के डायबिटीज को बेहतर करने के लिए, डायबिटीज को ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं बिना दवाई के। अतिरिक्त चिकित्सा देखभाल की जरूरत पड़ती है इनमें, जैसे कि अगर गैंग्रीन हो गया है तो उसको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर किडनी हो जाती है तो उसकी भी प्रॉपर जांच वगैरह होना चाहिए। रेटिनोपैथी अगर हो रहा है तो आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो अब हम देखेंगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं न्यूरोथेरेपी के हिसाब से। यहाँ पर हमारा डायबिटीज का चैप्टर क्लोज होता है। तो अब हम देखेंगे कि अपना क्या क्या न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में डायबिटीज के आप पहले तो पेशेंट को न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके सारे केमिकल्स को न्यूट्रल करने के लिए। फिर आप जो है पेन पॉइंट रिलीजिंग फार्मूला वगैरह आप दे सकते हैं। ओल्ड यूडीएफ लार्ज फोलिक ब्लैक है, ये डाइजेशन के कुछ ट्रीटमेंट है, क्योंकि पहले सबसे पहला हमको देखना है जो पहले बॉडी को न्यूट्रल करना है, फिर हमें पेन पॉइंट निकालने हैं, उसके साथ हमको डाइजेशन के ट्रीटमेंट देना है जो कि आपके सामने है, जैसे ओल्ड यूडीएफ लार्ज फोलिक ब्लैक, वेटान्यूगोल, न्यू डीएफ चेंज, HCl, है ना। फिर जो है कुछ अदर ट्रीटमेंट जैसे एसिड ट्रीटमेंट वगैरह भी आप देंगे उनकी एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करने के लिए। फिर मल्टी हेपरिन अगर कहीं पे ब्लॉकेज वगैरह है। एथ्रो ट्रीटमेंट अगर किसी को डायबिटीज के साथ हार्ट डिजीज भी साथ में है तो ऐसे पेशेंट को आप हार्ट से संबंधित ट्रीटमेंट भी देंगे। एथ्रो डी ट्रीटमेंट मीन्स ये डायबिटीज के लिए, इसमें हमने 10 पर इंटू 3 जोड़ दिया है।
ठीक है। इंसुलिन ट्रीटमेंट है, इंसुलिन के दो ट्रीटमेंट हैं, इंसुलिन 1 एंड इंसुलिन 2। फिर कुछ अदर ट्रीटमेंट है, एसिड ए हेपरिन है, T8 प्रेस करना है, लैक्टिक एसिड है, इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट फार्मूला, किडनी क्लियर 1357, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, बॉडी इतना प्लस नॉर्मल एज ए नॉर्मल 1 पॉइंट लीवर इनटू 6, राउंड नॉर्मल है, LSTF है। अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है तो जीन्स का ट्रीटमेंट है, ऑटो इम्यून डिजीज है तो 2 पेन इनटू 6 है, विटामिन डी की कमी है ना। इन्फेक्शन अगर है तो इन्फेक्शन ट्रीटमेंट है, न्यूबॉल ट्रीटमेंट है, अगर कहीं घाव हो गया तो इंजुरी ट्रीटमेंट है। मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट जो डायबिटीज के लिए है वो आप उपयोग कर सकते हैं। और कुछ अलग अलग लोगों के प्रयोग के हिसाब से ये भी एक ट्रीटमेंट है, 1 पॉइंट गॉल 10 पेन, 1 पॉइंट लीवर 10 पेन, 1 पॉइंट म्यूकस 10 पेन, 1 पॉइंट लेफ्ट ओवरी 10 पेन इनटू 6। फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के लिए भी एक ट्रीटमेंट है, 4 थायराइड, 2 थायराइड, पी हेपरिन, ऑल ट्रीटमेंट टू टाइम। तो इस तरीके से कुछ ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट और भी हो सकते हैं, पर हमें जितना पता था वो हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है। बाकी अगर और ट्रीटमेंट मिलेंगे तो हम उनको ऐड कर देंगे। बाकी जो भी लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं या देख रहे हैं, वो लोग अपना कमेंट लिख के अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो कल तक जो है आपको हमारी पिछली क्लास के नोट्स तो जो है वो, और इस क्लास के, तो पिछली क्लास के जो नोट्स थे वो हमने वेद से लिए थे, तो वहाँ पर आप पेनक्रियास के बारे में पढ़ सकते हैं। और बाकी की डायबिटीज़ के जो नोट्स हैं वो आपको कंप्लीट नोट्स कल तक मिल जाएंगे। तो जो भी स्क्रीनशॉट है आप कल सुबह 7 बजे तक सबमिट करें, भेजें। तो आपको जो है 7 बजे के बाद फिर नोट्स आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।